मॉर्निंग ऑल आप है दोस्तों। आप सभी को एमके शाह क्लास में स्वागत है। आज ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, जो कि भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं और इसमें दोस्तों हम लगभग में 118 से 20 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बिना मेहनत के इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिला है, और मेहनत करके कोई चीज यदि हासिल करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। इसलिए बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। यानी इसी टॉपिक से लगभग में 118 से 20 क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। इसलिए ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। और इसमें हम ज़्यादा जो है फैक्ट्स को न देखते हुए सीधे क्वेश्चन पे देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा है, इसको देख ले रहे हैं। गवर्नर टॉपिक है और गवर्नर जनरल या वायसराय। इसमें जो पहला है पॉइंट है, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। यानी सैनिक सुधार हुआ और असैनिक सुधार दोनों हुए। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया था। यानी कोई उपहार नहीं ले सकता था और निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1776 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। साथ ही साथ अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स का कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ने सबसे पहले 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की? हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 ईस्वी में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। और राजकीय कोषागार का हस्तांतरण जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त जो भूमि है वो शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियमों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है ये 1773 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो ये 1773 में पास किया गया था। और ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी। इस सरकार में एक अध्यक्ष था और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष जो होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, का पद नाम दिया गया। और वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। और कब हुआ? 1774 ईस्वी में हुआ। अब हम सीधे क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफी क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, लगभग में 180 से 20 के आसपास, जो कि इतने क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक इसमें कोई जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, हेस्टिंग्स थे। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो है हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो पहला वाला तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ये एकदम राइट है, सही है। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, केवल बी सही है। देखिए इसमें कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 में, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यदि पूछा जाता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो विलियम बेंटिक को।
रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था, न कि गवर्नर जनरल, और जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो जो भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, ये कौन हुए? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक न तो ये ऑप्शन में है, और ना ही बी में है, और ना ही सी में है, और ना ही डी में है। यानी अर्थात इन चारों ऑप्शन में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ऊपर देखें 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि इन चारों में नहीं, तो इसमें ई ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 3 नंबर का ये विकल्प सही है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 और जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर कोड पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन, ये इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। कह रहा कि उपयुक्त के घटित होने के कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो ये इनका जो कालक्रम है, सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, और उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में होता है, और इलाहाबाद की संधि 17 अगस्त 1765 में। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर जो बनता है वो 1772 में बनता है। इस प्रश्न में त्रुटि है, वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। यह कलकत्ता प्रेसिडेंस या बंगाल का गवर्नर जो है 1772 में बना, और तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और निकटतम सही जो विकल्प है वह बी विकल्प आपका सही है, यानी निकटतम अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन बी विकल्प। वैसे इसमें स्टार लगा हुआ है, लेकिन ये डेटेड आपको जो है ध्यान रखनी है, तैयार रखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, एकदम सही है। और बी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का जो श्रेय है वो क्लाइव को जाता है, ये भी सही है, अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में भी देखा है। सी कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, तो ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। और डी कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे, तो ये भी सही है। अर्थात ये सही है, बी सही और डी सही है, और जो सही नहीं है वो आपका सी विकल्प सही नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव ही था, और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का जो है लॉर्ड क्लाइव होगा, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का सी विकल्प है, राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था, और इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है, राजा चेत सिंह। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और ये 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है बनाई थी। ये कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजली से संबंधित 2 लोग हैं, और एक तो वारेन हेस्टिंग्स और बेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध तथा अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था, और इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने क्या किया, अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस समय व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के जो भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? यानी रिंग फेस जो नीति पॉलिसी लाया था, ये इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स थे। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प है। रिंग फेस नीति का जो संबंध है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला जो वायसराय था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है 11 का, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वह जो है स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों, एक तो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, और द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। तो द्वैत शासन शुरू किसने किया था? ये लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। यानी प्रारंभ हुआ 1765 में और समाप्त हुआ 1772 में। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी और समाप्त की गई वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यानी तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है, रॉबर्ट क्लाइव। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वह गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का ए विकल्प है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, और कब चलाया गया? जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सीमाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ये भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह B.A. स्मिथ लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहां तक वह वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे, और जिस पर सहसा ही संकट जो है आ पड़ा, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि जो है कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। तो ये स्मिथ ने उसके फेवर में कहा था, वारेन हेस्टिंग्स के फेवर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। यानी राइट ऑप्शन आपका 14 का सी विकल्प है। कई बार ये क्वेश्चन जो है
दोस्तों पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं आपके सभी एग्जामों में। और अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो जो है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की जो है कॉर्नवालिस संहिता आई 1793 ईस्वी में। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती थी? तो वो महोदय थे कॉर्नवालिस के समय में ही शुरू हुआ। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, कॉर्नवालिस। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, कॉर्नवालिस। 17 नंबर कॉर्नवालिस। आगे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? तो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, ये कहा जाता है दरोगा को, यानी राइट ऑप्शन 18 का बी विकल्प है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान जो है वो दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। तो 18 नंबर का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, दरोगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और इसे भारत में इस्तमिरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और इसकी मृत्यु अक्टूबर जो है 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? आपको नहीं वाला इसमें ऑप्शन चुनना है। और ये कह रहा है कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। यही आप जो है वेलेजली के द्वारा लागू जो सहायक संधि में ये लागू नहीं है। बाकी ए, बी और डी सही है। तो हमें चूंकि लागू नहीं है उसको वही हमारा आंसर है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा। इसमें हम लोग देखते हैं फैक्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिध में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली कई बार पूछा गया है, किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, जिसने अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित की और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा और इस सेना को चलाने का जो अधिकार है केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य है किसी
भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। ये था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था। वो कौन था? तो पहला मराठा सरदार लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प है। आगे कह रहा है कि दौलताराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा को सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वशीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की रक्षकता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहली सहायक संधि थी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1802 की वशीन की जो संधि हुई पर हस्ताक्षर किसके मत हुए? तो 1802 की वशीन की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए वो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मत हुए। अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, अवध का नवाब। वेलेस्ली ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले ही था, संभवतः डुप्ले तथा यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल ये थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। आगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को जो क्रियान्वित किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में किया गया था। यानी राइट ऑप्शन 24 का बी विकल्प है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने स्वीकार नहीं की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम या इंदौर के होलकर राज ने या जोधपुर के राजपूत राज ने या मैसूर के शासक ने। तो इसमें स्टार लगा हुआ, देखते हैं क्या कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये 1798 से 1805 ईस्वी तक शासन किया और अन्य भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वह थे हैदराबाद के जो थे और मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था और बरार के भोसले थे, सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे। 6 जनवरी 1818 को जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर थे। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले जो प्रथम भारतीय देशी शासक थे वो कौन थे? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय जो देशी शासक थे वो थे हैदराबाद के निजाम। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 26 का हैदराबाद के निजाम थे। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये कोड पे आधारित है, इसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम आपको चुनना है और वो कोड के माध्यम से पता लगाना है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और उसके बाद सिंधिया। यानी 1 2 3 4 इसका राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है, 1 2 3 4। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का जो सूत्रपात किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के माध्यम से हुआ था। यानी तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर
अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और इससे अंग्रेजी जो सत्ता थी की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लॉर्ड ब्लेजर का मेन उद्देश्य ही था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाए। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य ही था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये 1764-65 में हुआ। और सहायक संधि ये गलत है, 1863 में नहीं हुई थी। आगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में हुआ। ब्रिटिश नागरिक उन कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये 1813 ईस्वी में हुआ। तो 30 का डी भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो बी विकल्प सही नहीं है, यानी राइट ऑप्शन बी। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्लेजरी ने सहायक संधि प्रणाली 1798 ईस्वी में प्रारंभ की, न कि 1863 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, राज्यों में हैदराबाद पहला था, हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का 1764 में हुआ, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन सही नहीं है वो बी है, सहायक संधि 1863 में नहीं 1798 में हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वो थी लॉर्ड वेलेस्ली, यानी राइट ऑप्शन 31 नंबर का सी विकल्प है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का जो है बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। 32 नंबर कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ वह लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ, यानी राइट ऑप्शन 32 नंबर का बी विकल्प है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल कार्यकाल का जो समय था 1813 से 23 ईस्वी में हुआ, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ तथा सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। आगे ही सुगौली की जो संधि हुई ये कब हुई? तो ये संधि हुई 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई, 33 का डी ऑप्शन सही है, 1815। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो हेक्टर मुनरो जो था ये बक्सर के युद्ध से रिलेटेड है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के से रिलेटेड, ये भी सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ये गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। तो 34 का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प। 36 नंबर कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने? तो सर थॉमस मुनरो जो बने थे वह मद्रास के गवर्नर बने थे 1820 से 1827 ईस्वी तक, यानी राइट ऑप्शन 36 का ए विकल्प है, 1820 से 1827। आगे है सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो थे। तो ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कई बार पूछा गया है कि इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे थॉमस मुनरो
और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से तथा असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू किया गया था। आगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी राइट ऑप्शन 38 नंबर का बी विकल्प होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे तृतीय आंग्ल मराठा जो मैसूर युद्ध हुआ वो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला और लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध इससे संबंधित है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। तो ठगों के दमन से संबंधित जो थे वो कैप्टन स्लीमैन थे। कैप्टन स्लीमैन ये ठगों के दमन से संबंधित है। ये राइट ऑप्शन 39 नंबर का बी विकल्प है, कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो है अनुयायी शामिल थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर जो कुछ मतभेद था, किंतु ठगों के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो इसमें ये था। आगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो ठगों का जो उन्मूलन हुआ वह कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। राइट ऑप्शन 40 नंबर का बी विकल्प है, कैप्टन स्लीमैन। और इसके साथ यानी 40 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी वो लगाई थी विलियम बेंटिक ने। यानी राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प सही है, सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया था। ये देखिए एमपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसके जो डिटेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी और बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन भी किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 और 17 10 और 7 17 यानी 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया और प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। बाद में 1830 ईस्वी में यह नियम बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने ही विलियम बेंटिक को जो है प्रेरणा दी कि सती प्रथा का अंत किया जाए। तो ये था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई। तो ये लगाई थी विलियम बेंटिक। आगे है सती प्रथा पर गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने।
यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, विलियम बेटिक गैर कानूनी घोषित किया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में, यानी राइट ऑप्शन 43 का सी विकल्प है 1829। 44 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दास का जो निर्यात होता था उसको रोक दिया गया तो बंगाल से, और किस वर्ष रोका गया? ये रोका गया 1789 ईस्वी में, यानी 44 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है, 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। आगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में जो विलय हुआ वह हुआ था कुशासन के कारण, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा को विलय किया गया 1848 में ईस्वी में, और साथ ही साथ जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 में विलय किया गया, और बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत इन्हें अपने प्रदेश में मिला लिया। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात रियासत का ब्रिटिश में जो विलय हुआ वो 1850 ईस्वी में हुआ। राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प 1850। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर यूपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवध आपका यूपी के अंतर्गत आता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। ये यूपी पीसीएस और समीक्षाधिकारी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलय का जो सिद्धांत है, विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले किसको विलय किया गया? सतारा, झांसी, बघात, उदयपुर। इनमें आपको कोट के रूप में आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे सतारा। इन चारों में अगर देखा जाए तो सतारा को पहले नंबर पर विलय किया गया, उसके बाद विलय किया गया बघात को विलय किया गया, और उसके बाद में उदयपुर को विलय किया गया, और उसके बाद लास्ट में झांसी को विलय किया गया। यानी इन चारों में अगर क्रम देखा जाए तो 1, 3, 4 और 2 है, यानी राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही निकल करके आ रहा है। ये यूपी जो है खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे 49 नंबर कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? सुमेलित वाले को छटना है। जैसे सतारा का विलय 1849 दिया है तो ये गलत है, और पंजाब का विलय 1848 ये भी गलत है, और अवध का जो विलय 1856 में हुआ, ये अभी हम लोगों ने ऊपर भी प्रश्न देखा, ये सही है। तो अवध का जो विलय है वो 1856 में हुआ, ये हमारा सही सुमेलित है। तो 49 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ। और आगे 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी डलहौजी ने। राइट ऑप्शन 50 का सी विकल्प डलहौजी। और आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो यह हटा दिया था अवध के शासक को। तो राइट ऑप्शन 51 का ए विकल्प है अवध। आगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम आपको लगाना है, झांसी, संभलपुर और सतारा। तो इसमें सबसे पहले अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले सतारा के बाद जो है झांसी को, और झांसी नहीं संभलपुर, और फिर झांसी को। यानी राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प निकल करके आएगा। पहले नंबर पर सतारा को, और सतारा के बाद संभलपुर को जो है, और संभलपुर के बाद में झांसी को विलय किया गया। तो राइट ऑप्शन आपका 52 नंबर का सी विकल्प है 3, 2, 1।
53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय जो नीति थी का प्रथम शिकार कौन हुआ। यानी लॉर्ड वेलेस्ली की जो विलय नीति थी उसमें पहला शिकार कौन बना, तो ये बना था सतारा। यानी राइट ऑप्शन इन चारों में विकल्प है आपका सतारा, बी ऑप्शन सही है 53 नंबर का सतारा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किन गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो जेम्स एंड्रूज रैमजे जो है ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इनका ये नाम था जो है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का उपनाम था। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, यानी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। इसका वास्तविक नाम था। पूछ सकता है, वास्तविक नाम भी पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड पीसीएस 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 54 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ, ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ये 55 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। तो 56 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है 1843। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो सिक्किम का भारत में जो विलय किया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। यानी 57 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था और उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था वो भारत में मिला लिया गया था। तो 57 का राइट ऑप्शन सी विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो उस समय जेम्स आउटरम था। यानी राइट ऑप्शन आपका 58 का ए विकल्प है। 1854 ईस्वी में शिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो 58 नंबर का ये विकल्प है जेम्स आउटरम। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में प्रथम रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो 59 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है वह मुंबई और थाने के बीच हुआ। यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, मुंबई और थाने। और दोस्तों थोड़ा ये वीडियो बड़ा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा है क्योंकि 100+ प्रश्न हैं। और अधिकारी, चाहे आप समीक्षा अधिकारी हो, चाहे आप जो है विशेष अधिकारी हो, अधिकारी बनने के लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ता है। और चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई। तो भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में और 61 नंबर का ए विकल्प सही है 1853।
62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की, उस कंपनी का आपको नाम बताना है। तो ये जो है सर्वप्रथम यानी ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की। 1853 में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ वो कहाँ हुआ, तो ये किसके समय में हुआ, तो ये डफरिन के समय में हुआ, यानी लॉर्ड डफरिन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो 63 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, लॉर्ड डफरिन के समय में। 64 नंबर कह रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1885 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले जो थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी, यानी 64 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य हेतु बहुत सा धन जो है ये व्यय किया जाने लगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है यह क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय जो है प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से संपन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया, तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, यानी राइट ऑप्शन 66 नंबर का बी विकल्प है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत के प्रथम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। राइट ऑप्शन 67 का सी विकल्प सही है, लॉर्ड कैनिंग। और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने, तो कहाँ सुनाया था, ये सुनाया था इलाहाबाद में। तो राइट ऑप्शन 68 का ए विकल्प इलाहाबाद। आगे हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के तहत जो है ये हुआ कि अपने पुत्र के स्थान पर यदि कोई राजा किसी पुत्र को गोद लेता है या वो उत्तराधिकारी बनाता है, गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, यह 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा। महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया, तो ये 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो 70 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। राजसी उपाधि अधिनियम
ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। और अगला 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में जो है दास प्रथा को समाप्त किया। तो 71 नंबर का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, लॉर्ड एलन बरो। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और उनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा। आगे हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो 72 नंबर कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है। एक सही है, उसे छांटना है। तो पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, एकदम राइट है। यानी लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, इन्हीं के समय में हुआ था। तो 72 नंबर का ए विकल्प सही है, बाकी जो है गलत है। और इसमें कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल अकर्मणता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली तथा व्यापकता का जो सिद्धांत दिया था वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना E.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 88 के समय में की थी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। एक सही सुमेलित नहीं है और उसे छांटना है। देखिए पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि से संबंधित है, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत ये भी संबंधित है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो सही नहीं उसी को चुनना है। तो 73 का राइट ऑप्शन डी विकल्प। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। राइट ऑप्शन बी विकल्प, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है, ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा सी विकल्प। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 17वां रेगुलेटिंग एक्ट या इन्हीं के समय में आया था, ये भी सही सुमेलित है। तो 75 नंबर का जो सी विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में, यानी राइट ऑप्शन 76 का बी विकल्प सही है, 1818। इसमें 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो ये बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो राइट ऑप्शन 77 का बी विकल्प सही है, चार्ल्स मेटकॉफ। राजपुताना की रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडरियों की राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, एकदम सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है, ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन सी सही नहीं है और सी ही सुमेलित नहीं, यही सी ही हमारा राइट आंसर होगा। तो 78 का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो, ये अवध का विलीनीकरण इसने किया था, ये सही है। एक सही सुमेलित है, यानी ये सही नहीं है।
लॉर्ड एलनबरो के समय में अवध का विलीनीकरण नहीं हुआ था। और दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी सिंधी का विलीनीकरण, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में सिंध का भी नहीं हुआ था, तो ये भी बी वाला भी सही नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये सही सुमेलित है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा 79 का। तो लॉर्ड एलनबरो ये सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त में विलय किया था 1843 में। और लॉर्ड डलहौजी ये कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलय जो है विलीनीकरण किया। और लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, जो कि 1817-18 में विलय हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है। नहीं वालों को हमें चुनना है। लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलय हुआ, ये सही है। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनके समय में चार्टर एक्ट 1833 जो है पारित किया गया, ये भी सही है। और लॉर्ड लिटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ, ये गलत है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है, डी लॉर्ड लिटन। तो 80 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है जॉन लॉरेंस, यानी राइट ऑप्शन 81 का डी विकल्प है जॉन लॉरेंस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई। यानी तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना हुई वो हुई जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही जो है प्रथम जनगणना हुई थी। और कब हुई, तो ये देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो, जबकि उस समय ये शासक था 1869 से 72 तक के कार्यकाल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। यानी प्रति जो 10 वर्षीय जनगणना नियमित जनगणना हुई वह 1881 से शुरू हुई नियमित जनगणना, और पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई। तो वह व्यक्ति था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई 1872 ईस्वी में। 83 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है लॉर्ड मेयो। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब वह भ्रमण पर थे और एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हत्या हुई थी वो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। यानी 84 नंबर का राइट ऑप्शन आपका जो है सी विकल्प सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो वो जो है की गई थी लॉर्ड मेयो की हत्या। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 85 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है लॉर्ड मेयो। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान की प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड लिटन। राइट ऑप्शन 86 का डी विकल्प सही है लिटन। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान की प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान की प्रति
आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। आक्रामक नीति, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला जो वायसराय था वह लॉर्ड लिटन था। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहने वाला लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन वह वायसराय है भारत का जो सबसे लंबे समय तक जो है वायसराय के पद पर रहा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यानी इससे रिलेटेड पहले देख ले रहे हैं कि ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो है आता है। लॉर्ड कर्जन ने 7 वर्ष तक वायसराय के पद पर रहे। लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष और लॉर्ड हार्डिंग 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो 3 वर्ष। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। राइट ऑप्शन 89 का बी विकल्प सही है, लॉर्ड रिपन। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उत्तरवादी दल सत्ता में आया और ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक जो है था। साथ ही साथ उसने अपनी भारत के प्रतिनिधि का इन शब्दों में वर्णन किया कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव जो कि 1882 था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देशों की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है तथा इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका तथा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने वाला जो शासक था वो था लॉर्ड रिपन। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही वो शासक था जिसने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यानी इसमें दिया हुआ है 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना नहीं, और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी नहीं। और सी कह रहा है कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई आयोक्ताओं को हटाया जाना, ये सही है। और 91 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प आपका सही है। आगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 92 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूर वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली जो महिलाएं थी और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1881 में। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक, 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, तो ये गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है कि M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थी, तो ये सही है, यानी दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल और केवल दूसरा सही है, राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है 93 नंबर का। और फिर 94 नंबर देखते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। यानी राइट ऑप्शन 94 नंबर का डी विकल्प सही है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वायत्त शासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वह प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन की सुपुर्द किया जा सकता है। सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले को चुनना है। स्थानीय स्वशासन जो आया था यह लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन है, यही हमारा गलत ऑप्शन है। चूंकि सुमेलित नहीं है उसी को छांटना है, तो 95 नंबर का ए विकल्प सुमेलित नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय में आया और राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय जो स्वशासन है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है। बाकी बी सी डी तीनों सही हैं, ये सही नहीं है। तो 95 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है गवर्नर जनरल दिए हुए है और सूची सेकंड में ये दिया हुआ है कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सूची फर्स्ट में जैसे क्लाइव है, तो क्लाइव किससे संबंधित है? क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, तो दोहरा शासन से संबंधित है, यानी क्लाइव। और विलियम बैटिक थे ये अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड है, यानी राइट ऑप्शन 2 का हो जाएगा डी से। और चार्ल्स जो मेटकाफ था, यह चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? जो है सी, डी, ए और बी, यानी राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प निकल करके आ रहा है। ए को सी से, 2 को डी से, 3 को ए से और 4 को बी से मैच हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जो है अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर भी सूची से रिलेटेड है और इसको सूची से मैच कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। फिर लॉर्ड विलियम बैटिक के समय में सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो ये 2 का हो गया ए। लॉर्ड रिपन के समय में स्वायत्त शासन लागू किया गया था, तो ये 3 का हो गया बी से। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ, तो ये 4 का हो गया सी से। अर्थात 1 का डी से, 2 ए से, 3 बी से और 4 सी से, यानी राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प निकल कर आ रहा है 97 नंबर का। और आगे हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और उनकी घटना से सुमेलित है? तो ये जोड़ी सुमेलित है सी। लॉर्ड एलनबरो का जो संबंध है वो सिंध के विजय से रिलेटेड है, बाकी एक भी इससे जो है रिलेटेड नहीं है। तो राइट ऑप्शन 98 का सी विकल्प होगा। और देखते हैं एलनबरो जो है 1842 से 44 ईस्वी के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया था। 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था, तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल जो कि 1899 से 1905 ईस्वी
के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक जो है बनाया गया था, महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, यानी 100 का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 101 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वह इन चारों में से किसी ने नहीं की थी, क्योंकि 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। तो इसमें कोई भी जो है कारण नहीं, यानी विकल्प में मेयो या अर्गिल किसी का नाम ना होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। यानी यह प्रश्न छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पूछा गया था 2018 में और इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण जो एक्ट है वह पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, यानी प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो 102 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार एशियाटिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1904 में आया था। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की जाती थी। तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, ये आपको बताना है। ये की थी जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल जो कि 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। 104 नंबर इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यानी राइट ऑप्शन आपका 104 नंबर का बी विकल्प है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था कि देशीय नरेशों के राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 105 नंबर कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। कह रहा उपयुक्त की पदावधियों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन और उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड इरविन। यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही, 1 2 3 4 ये क्रम इनका सही लगा हुआ है, 1 2 3 4। आगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असैनिक प्रशासन 105 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और दूसरा कह रहा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये और दो, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। कह रहा है वर्ष 1905 में जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। ये 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। आगे 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा। तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी और साथ ही साथ लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी, यानी दोनों इससे संबंधित है कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक
निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे कि एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। और 108 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इंड की तरफ पहुंच रहे हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। राइट ऑप्शन 108 का सी विकल्प सही है, क्योंकि इसमें देखिए कह रहा अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े जो प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। आगे 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये किया था सबसे पहले लॉर्ड मिंटो ने। यानी राइट ऑप्शन 109 नंबर का डी विकल्प सही है, लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया, जिस उनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना। ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो कई बार पूछा गया है। ये सुधार कब आया? तो ये 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र जो यहूदी वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एकमात्र यहूदी जो वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। इन्होंने 1921 से 1926 ईस्वी तक थे और इनके समय चौरी चौरा कांड भी हुआ, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट निरस्त भी हुआ। यानी ये तीन काम इनके समय में हुए। तो चौरी चौरा का कांड भी इन्हीं के समय में हुआ, स्वराज पार्टी का गठन भी इन्हीं के समय में हुआ और रॉलेट एक्ट जो निरस्त किया गया था वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वालों को हमें छांटना है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, ये वारेन हेस्टिंग के समय में आया, ये सही है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के समय में बना, ये भी, यानी व्यक्तिगत का जो सिद्धांत डलहौजी के समय में बना, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था ये कर्जन के समय में नहीं आया था, तो ये गलत है, ये आया था लिटन के समय में। और इल्बर्ट विल आया था रिपन के समय में, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, यानी राइट ऑप्शन 111 का सी जो सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया और सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दी जा सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी। आर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया और S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से ब्रजपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।
और ये तीनों बाकी जो है इसलिए ये सुमेलित नहीं है। 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए ठगी का दमन ये विलियम बेटिक के समय में हुआ, सही है। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के समय में, ये भी सही है। और रिंग फेस की जो नीति बनाई गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस आया था वह कर्जन से रिलेटेड नहीं है। तो राइट जो सही सुमेलित नहीं है वह डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया। यानी ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली किसके कार्यकाल में हस्तांतरित किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। यानी 113 का राइट ऑप्शन बी विकल्प है, लॉर्ड हार्डिंग। 114 नंबर क्वेश्चन एक कोड पर आधारित है और इसको मैच कराना है। इसमें ये कह रहा है कि सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। और ए में दिया हुआ है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आया था डलहौजी के समय में। तो ये इसका हो जाएगा 3, यानी जो है 114 का यानी ए का किससे हो जाएगा 3 से मैच हो जाएगा। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो ये जो है फर्स्ट से बी का हो जाएगा। बंगाल में जो दोहरा शासन बना था ये बना था क्लाइव के समय में, यानी क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। और चौथा है सामाजिक जो सुधार हुए ये विलियम बेटिक के समय में हुए। तो डी का 4 से हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा, 3, 1, 2 और 4। 114 नंबर का सी ऑप्शन सही है। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव और सामाजिक सुधार बेंटिक के समय में। अगला जो 115 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड को मैच कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि जो है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन ये बना था। किसके अधीन बना था? तो ये जो बना था ये बना था इसमें देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस, यानी ए का ये सही है थर्ड से। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। दूसरा कह रहा भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 जो आया, यानी बी वाला जो आया ये किसके समय में आया? तो ये आया था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे और डलहौजी का अर्ल ऑफ मार्किस, यानी ए इसका रिलेटेड होगा 2 से। सी कह रहा भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 जो अधीन है ये किसके अधीन है? तो ये अधीन है आपके सी का हो जाएगा 4, यानी गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमांड मिंटो का अर्ल। और चौथा जो गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये आया था इसके समय में, ये आया था फर्स्ट, यानी आर्किबाल्ड पार्सिवल बेबल और बाइकाउंट और अर्ल बेबल के समय में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होता है वह ये विकल्प सही है, अर्थात ये वाला सही है। ए का 3 से, बी का 2 से और सी का 4 से और डी का फर्स्ट से। आगे हम लोग देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन भी मैचिंग पर ही आधारित है। सूची फर्स्ट में स्थान दिया है, सूची सेकंड में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरओ पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो संभलपुर का जो विलय हुआ ये कब विलय किया गया? तो संभलपुर का जो विलय है ये 1849 ईस्वी में किया गया। सतारा का विलय कब किया गया? तो सतारा का विलय 1848 में किया गया। अवध का विलय 1856, एकदम याद रखिए 1856। और झांसी का विलय 1854। तो इस हिसाब से इसमें सही होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही है, 2, 1, 4, 3। 116 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 116 नंबर। और 117 नंबर हम लोग देखते हैं। 117 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय, इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो है सिक्किम का विलय हुआ,
इन 4 ऑप्शन में देखा जाए तो पहले नंबर पर सिक्किम, उसके बाद में आपका पंजाब आ जाता है यानी दूसरे नंबर पर, उसके बाद में झांसी का विलय ये 3 नंबर पर और बर्मा का विलय 4 नंबर पर। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है। ये समीक्षा अधिकारी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है तो 117 का डी विकल्प सही है। सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 1849 में, झांसी का विलय 1854 में, बर्मा का विलय 1886 में। 118 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 118 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो ये इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई अधिक। तो इसमें देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकीय जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी और इसमें हिंदुओं को जो दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां थी वो राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को जो दी जाने वाली समकक्ष उपाधियां थी वो खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और यहाँ से क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपके हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। अगर एक खाली एक लेक्चर आप देख ले रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना एकदम निश्चित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और जो है ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं।